पिछले वाले क्लास में हम लोगों ने अपना एक नया टॉपिक कंप्लीट किया मास और वेट के बारे में। मास तो बड़ा सिंपल था, ये तो हम लोग जान चुके हैं कि मास क्या होता है, हर जगह पे सेम होता है, कहीं पे वो बदलता नहीं है। लेकिन वेट जो है वो अकॉर्डिंग टू प्लेस हमारा चेंज हो सकता है और वो होता भी है। बेसिकली कहा यह जाए तो पिछले वाले क्लास में हम लोगों ने कंप्लीटली मास और वेट के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ना थोड़ा सा यदि हम आपको याद दिलाना चाहेंगे तो पिछले वाले क्लास में आपने जो पढ़ा बेसिकली मास और वेट हम लोगों ने कहाँ पे पढ़ा था, अपने स्क्रीन पे पढ़ा था, उससे फिर रिलेटेड सवाल हम लोगों ने बोर्ड पे बनाया था, ठीक है, कोई बात नहीं। तो वेट का ना आपने एक फॉर्मूला पढ़ा W इक्वल्स टू mg, और यही फॉर्मूला हमको क्या बताता है, वेट का मतलब फोर्स, याद आ गया होगा। वेट का सिंपल सा मतलब क्या समझना है, फोर्स। तो W इक्वल्स टू mg, इस वाले फॉर्मूले से हमने आपको दो क्वेश्चन बताया था कि किसी भी ऑब्जेक्ट का जो वेट है वो धरती पे कितना होगा, और सेम क्वेश्चन को हमने पलट दिया था किसके ऊपर लेकर, मून के ऊपर लेकर। तो W इक्वल्स टू mg जो ये हमारा फॉर्मूला है, यदि किसी ऑब्जेक्ट का आपको वेट निकालना हो अर्थ पे तो क्या करना पड़ेगा आपको, इसमें उस ऑब्जेक्ट का मास लिखना पड़ेगा, और जी किसका लेना पड़ेगा, अर्थ का, क्योंकि आप अर्थ पे निकाल रहे हैं तो उस ऑब्जेक्ट का वेट निकल जाएगा किस पे, अर्थ पे। उसी प्रकार से यदि उसी ऑब्जेक्ट का आपको वेट निकालना है कहाँ पे, मून पे, कि भैया बताओ कि उस ऑब्जेक्ट का वेट पे मून क्या होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, उस ऑब्जेक्ट का जो मास है वो तो रहने देंगे, लेकिन यहाँ पे जी का वैल्यू किसका ले लेंगे, मून का। कितना था, 1.63। लेकिन यहाँ पे आप क्या देख पा रहे हैं, यहाँ पे आप ये देख रहे हैं कि जब भी हमको किसी ऑब्जेक्ट का वेट निकालना हो तो हमको यहाँ पे दो चीज चाहिए, एक इस ऑब्जेक्ट का मास चाहिए और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी निकाल चाहिए हमको, जिस पे आप निकालना चाहेंगे। अर्थ पे तो अर्थ का चाहिए, मून पे तो मून का चाहिए। लेकिन हमारे पास ना एक और शॉर्टकट तरीका है जिससे हम ये फॉर्मूला बिना लगाए बता सकते हैं कि किसी ऑब्जेक्ट का वेट अर्थ पे क्या होगा और किसी ऑब्जेक्ट का वेट मून पे क्या होगा, और वही शॉर्टकट तरीका हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। टॉपिक का नाम है वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द मून। तो बेसिकली ये वाला फॉर्मूला हमारा वेट ही निकाल के देता है, लेकिन इस फॉर्मूले में आपको दो चीज चाहिए होगा निकालने के लिए वेट। पहला उस ऑब्जेक्ट का मास और दूसरा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिस पे आप निकालना चाहेंगे उसका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। लेकिन आज एक शॉर्टकट तरीका हम लोग ऐसा पढ़ने वाले हैं जिससे आपको ना ही मास चाहिए ना ही एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी चाहिए, बस आपको एक वैल्यू चाहिए, उसी से आप बता सकते हैं कि उस ऑब्जेक्ट का वेट अर्थ पे क्या होगा और मून पे क्या होगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं फिर। तो आज का टॉपिक हमारा है यही वाला, वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द मून। तो बेसिकली इसमें हम लोग एक शॉर्टकट तरीका पढ़ेंगे जिससे हम लोग आराम से बता सकते हैं वेट मून पे क्या होगा, अर्थ पे क्या होगा, किसी भी ऑब्जेक्ट का। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आप यहाँ पे एक चीज पढ़ लीजिए, जैसे इस स्टेटमेंट लिखा हुआ है कि द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द मून इज द फोर्स विथ विच द मून अट्रैक्ट्स दैट ऑब्जेक्ट। क्या सही बात लिखा हुआ है? और इसी प्रकार का हमने आपको अर्थ वाले केस में भी बताया था, याद कीजिए जरा। यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट का अर्थ पे क्या वेट होगा, कुछ इसी प्रकार का हमने डेफिनेशन आपको बताया था स्क्रीन पे। बस अर्थ के जगह पे क्या लिख देना है आपको, मून लिख देना है, बाकी तो सेम होगा हमारा वेट का डेफिनेशन। तो द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द मून इज द फोर्स विथ विच द मून अट्रैक्ट्स दैट ऑब्जेक्ट। मतलब ये हो गया किसी भी ऑब्जेक्ट का जो मून पे वेट होगा वो क्या होगा, सिंपल सा यही होगा कि मून उस ऑब्जेक्ट को अपनी ओर कितने फोर्स के साथ खींच रहा है, वही फोर्स उसका क्या कहला जाएगा, वेट कहला जाएगा। यानी कि इसी प्रकार का डेफिनेशन हम लोग अपने अर्थ के केस में भी लिखे थे, और यहाँ पे भी बस अर्थ के जगह पे आप क्या पुट कर दो, मून, बस। तो वही हमारा यहाँ पे हो गया, द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द मून इज द फोर्स विथ विच द मून अट्रैक्ट्स दैट ऑब्जेक्ट। तो कैसे बोलेंगे, इसे बोलेंगे कि किसी भी ऑब्जेक्ट का मून पे क्या वेट होगा, उतना ही वेट होगा जितना उस वेट पे फोर्स लगा रहा होगा कौन, मून, अपनी ओर खींचने के लिए, वही उस ऑब्जेक्ट का क्या हो जाएगा, वेट हो जाएगा, सिंपल। चलिए अब यहाँ पे ना आपको कुछ चीजें याद रखने हैं। कैसे, क्या क्या चीजें हैं, चलिए यहाँ पे बेसिकली हम लोग एक डेरिवेशन देखने जा रहे हैं, मतलब एक प्रूफ देखने जा रहे हैं, तभी हम लोग यहाँ पे पहुंच पाएंगे। और ये वाला जो स्टेटमेंट लिखा गया ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमको यहाँ तक पहुंचना है। ये क्या बताता है अभी बताते हैं आपको। देखिए, लेट द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द मून बी m। आप कुछ देर के लिए एज्यूम करो कि हमारा ना कोई एक ऑब्जेक्ट है जो कि मून पे रखा हुआ है, कोई भी एक ऑब्जेक्ट हो सकता है जो कि मून पे रखा हुआ है। तो हमने उस ऑब्जेक्ट को मास को क्या मान लिया, स्मॉल m हमने मान लिया। यानी कि कोई एक ऑब्जेक्ट है जो कि मून पे
रखा हुआ है तो उस ऑब्जेक्ट के मास को हमने स्मॉल m मान लिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लेट द मास ऑफ द मून बी कैपिटल M और छोटा सा m, और हमने मून के मास को क्या माना, कैपिटल M। अब यहाँ पे छोटा सा m लिखने का मतलब है मास किसका, मून का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ऑब्जेक्ट के मास को हमने स्मॉल m माना और मून के मास को हमने कैपिटल M माना। यहाँ पे m तो बेसिकली मून के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लेट द रेडियस ऑफ द मून बी r। अब हमने मून के रेडियस को क्या मान लिया, r मान लिया, और नीचे में m है, इट मींस मून के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो मून के रेडियस को हमने r मान लिया। लेट द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द मून बी w। और उस ऑब्जेक्ट का, जो हमारा ये ऑब्जेक्ट था जिसका मास m है, स्मॉल m, इसका वेट हमने मून पे कितना मान लिया, w मान लिया, क्योंकि वेट का फॉर्मूला w इक्वल टू mg होता था। तो वेट यानी कि w, क्योंकि हम लोग वेट को किससे डिनोट करते थे, कैपिटल W से, तो W हमारा हो गया। और कहां पे, मून पे। उस ऑब्जेक्ट का वेट कहां पे, मून पे, तो हमने इसको WM मान लिया। ठीक है, अब आपके पास एक वैल्यू, दो वैल्यू, तीन वैल्यू, चार वैल्यू है। यहां पे अब आप यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को लगाइए। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन यदि आपको याद आ रहा हो तो हमारा क्या होता था, जरा बताएंगे आप। Gm इंटू m बाई, कोई दिक्कत, चलिए यही हमारा बेसिकली होता था। चलिए अब यहाँ पे ना थोड़ा सा आप समझिए क्या है। यहाँ पे हमने जो वैल्यू लिखा है वो यही हमने वैल्यू यहाँ पे लिखा है, बस थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा क्या है। देखिए F, फोर्स मतलब वेट, तो F के जगह पे हमने क्या लिख दिया, वेट लिख दिया। और ये कहाँ पे वेट है हमारा, ये वाला है ऑब्जेक्ट का वेट, तो F के जगह पे हमने वेट लिखा, क्योंकि F का मतलब, फोर्स का मतलब भी वेट होता है, तो F के जगह पे हम वेट लिख सकते हैं। ठीक है, कैपिटल G यहाँ भी है, यहाँ भी है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास M है, तो यहाँ पे हमारे पास M है, यहाँ पे हमारे पास स्मॉल m है, यहाँ भी हमारे पास स्मॉल m है। अच्छा, यहाँ पे ना m के जगह पे आप और क्या लिख सकते थे, m स्मॉल m, क्योंकि हमने क्या माना था, टोटल m और स्मॉल m लिखा था हमने, कोई दिक्कत नहीं है, आप यहाँ पे लगा सकते हैं। चलिए हम छोटा सा यहाँ पे लगा भी देते हैं। अब तो आपको समझ में आ गया होगा, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद d मतलब डिस्टेंस, और डिस्टेंस ही क्या होगा हमारा, रेडियस। ठीक है, क्योंकि कोई ऑब्जेक्ट मून पे रखा हुआ है, इट मीन्स मून के सेंटर से लेकर उस ऑब्जेक्ट के दूरी को हम लोग क्या कह देंगे, रेडियस कह देंगे, सिंपल। अब आप वैल्यू पुट करो। अच्छा, यहाँ पे ना थोड़ा सा आपको सावधान हो जाना है, इसलिए क्योंकि जहां पे ये वाला आपका टॉपिक है, उस टॉपिक के अंदर ना आपके पास ये टेबल दिया गया है, इसी टेबल का वैल्यू आप इस्तेमाल कीजिएगा। हालांकि यहाँ पे अर्थ का जो मास है वो 5.98 है, हमने क्या बताया था आपको न्यूमेरिकल्स में 6 लिखने के लिए, लेकिन यहाँ पे आप ना कोशिश ये कीजिएगा कि जो वैल्यू यहाँ पे एग्जैक्ट दिया गया है वही वैल्यू आप इसमें लिखिएगा, ताकि हमारा न्यूमेरिकल थोड़ा सा आसान बन सके। हालांकि न्यूमेरिकल्स में तो हम लोग इसको अपने अकॉर्डिंग ढाल लेंगे, जैसे 5.98 है तो 6 लिख लेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अभी फिलहाल इस टॉपिक के अंदर ये वाला टेबल दिया गया है, इसका मतलब आपसे ये कहा जा रहा है इस टेबल में जो वैल्यू है आप उसी का इस्तेमाल करो, तो उसी का इस्तेमाल कर लेते हैं हम लोग। चलिए देखिए जरा ध्यान से, आप जी का वैल्यू हमने यहाँ पे नहीं लिखा है। ठीक है, क्यों नहीं लिखा, इसके पीछे रीजन है, ताकि हम लोग इसको बाद में काट सके। तो जी का वैल्यू हमने नहीं लिखा। ठीक है, अब मून के मास को हमने लिखा यहाँ पे 7.36 इंटू 10⁻²2। स्मॉल m का भी वैल्यू हमने नहीं लिखा, क्योंकि m हमने माना था, तो m हमारे पास है यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे हमने मून का रेडियस लिख दिया। क्या होता है रेडियस, 1.74 इंटू 10⁻6, और स्क्वायर है तो स्क्वायर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, यानी कि इसमें हमने केवल वैल्यू लिखने का काम किया। ठीक है, आगे अब आप इसमें तो कुछ वैल्यू आपने नहीं लेना था इसका, क्या आपने इसका कुछ वैल्यू लिखा, कुछ नहीं लिखा। क्या इसका कुछ वैल्यू है, नहीं है। इसको सॉल्व अभी किया जा सकता है क्या, नहीं किया जा सकता। तो अभी आप सॉल्व केवल किसको करोगे, इस वाले नंबर को और इस वाले नंबर को। तो इतना को यदि आप केवल सॉल्व करोगे, आप रफ में करके देख लीजिएगा, हमने यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया है, यानी कि इस नीचे वाले को इस ऊपर वाले को आप सॉल्व करोगे तो आपके पास 2.431 इंटू 10⁻10 आएगा। आप इसको सॉल्व करके देख सकते हैं रफ में, और इसको आपने सॉल्व नहीं किया, दोनों मल्टीप्लाई में है, तो हमने यहाँ पे इंटू जी इंटू एम लिख दिया, और इसी को हमने इक्वेशन अपना फर्स्ट मान लिया। ठीक है, ये हमारा टोटल बात किस पे हुआ, मून पे हुआ। अब हम लोग सिमिलर इसी प्रकार का काम किस पे करेंगे, अर्थ पे करेंगे। ये बात समझ में आई है। चलिए, तो यहाँ पे ना आपको ध्यान में ये रखना है कि हम लोग यहाँ पे यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन लगा रहे थे बेसिकली। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब उसी प्रकार से सिमिलरली
वर्ड हम लोग इस्तेमाल क्या करेंगे, सिमिलरली। ठीक उसी प्रकार से कि लेट द मास ऑफ द सेम ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ बी स्मॉल m। अब जो ऑब्जेक्ट आपने मून पे रखा था ना, उसी ऑब्जेक्ट को आप कहां पे उठा के रख दो, अर्थ पे रख दो, सेम ऑब्जेक्ट को। और उसको हमने क्या माना था, m, तो यहां भी वो क्या रहेगा, m ही रहेगा, क्योंकि सेम ऑब्जेक्ट है हमारा। पहले हमने मून पे रखा, अब हम अर्थ पे रख रहे हैं। यहां से ना आपको थोड़ा सा कुछ मालूम चल रहा है कि सर आप अर्थ के बारे में भी बात कर रहे हैं, मून के बारे में भी बात कर रहे हैं। इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम आपको यहाँ पे एक शॉर्टकट तरीका देने वाले हैं, जिससे आप ये पता कर पाएंगे कि किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट मून पे क्या होगा और अर्थ पे क्या होगा, बिना फॉर्मूला लगाए। W=mg जो हमारा फॉर्मूला होता है, बिना वो फॉर्मूला लगाए। ठीक है, इसीलिए हमने पहले यहाँ पे मून के बारे में लिखा, फिर अर्थ के बारे में। आप चाहे तो पहले अर्थ के बारे में लिख सकते हैं, फिर आप मून के बारे में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। तो उसके बाद फिर लेट द मास ऑफ द अर्थ बी कैपिटल M। अर्थ के मास को हमने कैपिटल M मान लिया। लेट द रेडियस ऑफ द अर्थ बी कैपिटल R। अर्थ के रेडियस को हमने कैपिटल R मान लिया। लेट द वेट ऑफ द सेम ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ बी WE। अब उस ऑब्जेक्ट को हमने जो वेट धरती पे रखा है, उसके वेट को हमने क्या मान लिया, W मान लिया। और E का मतलब किस पे, अर्थ पे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब फिर से यहाँ पे आप यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को अप्लाई कीजिए। सेम चीज वही हमारा यहाँ पे F है, तो F के जगह पे हम लोग वेट लिख सकते हैं, क्योंकि वेट हमने किसको माना, ऑब्जेक्ट को माना, उसका क्या वेट होगा, तो F के जगह पे हम वेट लिख सकते हैं। G का वैल्यू हमने रहने दिया, नहीं हम यहाँ पे पुट कर रहे हैं, क्योंकि थोड़ा सा हमारा सवाल फिर पेचीदा हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। M अर्थ का मास, तो अर्थ का मास हमने यहाँ पे लिखा 5.98 इंटू 10⁻24। M हमने सेम रहने दिया। और यहाँ पे D यानी कि डिस्टेंस ही क्या बन जाएगा, उसका रेडियस बन जाएगा। रेडियस हमने अर्थ का यहाँ पे लिख दिया। अब आपने इसका वैल्यू पुट नहीं किया, इसका भी वैल्यू आपने पुट नहीं किया, सेम इसी तरीके से जैसा आपने यहाँ पे किया था। तो आपको केवल सॉल्व किसको करना पड़ेगा, इसको और इसको। अब जब आप इसको रफ में सॉल्व करेंगे, इसको और केवल इतना को, तो आपके पास 1.474 इंटू 10⁻11 इंटू G इंटू M आएगा, क्योंकि हमने G और M का काम नहीं किया है, तो वो हमारा वैल्यू सेम रहा। अब ये आपका इक्वेशन नंबर 2 हुआ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे ना हमने डायरेक्ट कर दिया है, बस आपको थोड़ा सा यदि शक हो तो आप इसको रफ में करके देख सकते हैं, इतना ही के आसपास आपका वैल्यू आएगा। अब क्या करना है, देखिए, डिवाइडिंग इक्वेशन फर्स्ट बाय इक्वेशन सेकंड। अब फर्स्ट इक्वेशन कौन सा था आपका, ये वाला, और सेकंड वाला ये। फर्स्ट वाले इक्वेशन को डिवाइड करो सेकंड वाले इक्वेशन से। तो फर्स्ट वाला हमारा ये ऊपर में देख लीजिए, सेम टू सेम, और सेकंड वाला हमारा यहाँ पे ये वाला है। अब आप इसको डिवाइड करो। अब यहाँ पे आप डिवाइड करेंगे ना, तो आपको साफ दिखेगा कि G से G कट गया और स्मॉल m से हमारा स्मॉल m कट गया। तो यहाँ पे ना थोड़ा सा समझदारी भी आपको दिखाना ये है कि पहले ही यदि आप यहाँ पे G का वैल्यू पुट कर देते हैं ना, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, तो सवाल थोड़ा सा आपका लंबा चल जाता, कैलकुलेशन लंबा हो जाता। तो यहाँ पे करना नहीं है वो चीज, यहाँ पे डायरेक्ट कट सकता है, तो क्यों करेंगे हम। अब केवल किसको सॉल्व करना है आपको, केवल इस नंबर वाले को सॉल्व करना है। इसको आप सॉल्व करो, इसको अब आप सॉल्व करोगे रफ में, तो आपके पास कुछ 0.165 के आसपास आएगा। ठीक है, अब आप इस पॉइंट को हटा के इसको सॉल्व करोगे, तो आपके पास लगभग 1/6 आएगा। मतलब यहाँ पे यदि 0.165 है, आप इसको हटाओगे तो क्या आएगा आपके पास, 100 नहीं, 102030 आएगा। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो लगभग फ्रैक्शन में जो आपका वैल्यू है वो लगभग 1/6 आएगा। ठीक है, अप्रॉक्स आपका 1/6 आएगा। तो ये वेट है किसका, वेट है कहाँ पे, मून पे, और ये वेट है कहाँ पे, अर्थ पे। कितना आ गया, 1/6 आ गया अप्रॉक्स। अब यहां तक जो आपने किया ना, ये 1/6, यही आपका मेन काम है, यानी कि यही आपका आगे बढ़ने का तरीका है। अब समझिए ध्यान से, आगे जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, उसके बारे में तो अभी हम खुल के समझाएंगे आपको डिटेल में। लेकिन यहाँ पे ना हम डिवाइड क्यों किए, मून का हमने सारा कॉन्सेप्ट क्यों लिया, अर्थ का क्यों लिया, अब आप ये समझिए। यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे इस टॉपिक में ये बताया गया आपको कि किसी भी ऑब्जेक्ट को आप अर्थ पे रखो और उसी ऑब्जेक्ट को आप उठा के मून पे रख दो, तो आपको तुरंत पता चल जाएगा कि उसी ऑब्जेक्ट का अर्थ पे क्या वेट था और मून पे क्या वेट था। इसीलिए हमको रिलेशन किसके बीच में निकालना पड़ेगा, मून और अर्थ के बीच में निकालना पड़ेगा। मान लीजिए कि हमको एक वेट का एक ऑब्जेक्ट का ना वेट हमको पता करना अर्थ और जुपिटर के कॉन्टेक्स्ट में, तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट किसका लगाना पड़ेगा, अर्थ का और जुपिटर का। लेकिन उतना दूर हम लोग अभी नहीं चलेंगे क्लास 9 में, आपको यहाँ पे केवल अर्थ और मून तक ही सीमित रह जाना है। तो हमने मून का इधर लिख लिया,
अर्थ का हमने लिखा। अब दोनों को यदि हमने आपस में डिवाइड किया तो हमारे पास वैल्यू जो है वो 1/6 आया। ये ऊपर में हमारा वेट था मून पे और अर्थ पे हमारा वेट आ गया 6, यानी कि टोटली हम कह सकते हैं 1/6 अप्रोक्स। अब ये वाला स्टेटमेंट आप पढ़ो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हेंस वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द मून इक्वल्स टू 1/6 इनटू इट्स वेट ऑन द अर्थ। इसका सिंपल सा मतलब क्या हुआ समझिए। मान लीजिए कुछ देर के लिए ना आपको ये कुछ भी समझ में नहीं आया, हालांकि कुछ तो आपको समझ में आ गया होगा कि रिलेशन हम बेसिकली यहाँ पे निकालने जा रहे थे अर्थ और मून के वेट में, उसके वेट में या उसके ऊपर जो ऑब्जेक्ट है उसके बीच में, ऑब्जेक्ट के वेट में। मतलब कि कोई ऑब्जेक्ट है जो कि मून पे रखा हुआ है, वही ऑब्जेक्ट हमारा अर्थ पे भी रखा हुआ है, तो बताओ उस ऑब्जेक्ट का दोनों पे वेट क्या होगा। ठीक है, अब कुछ देर के लिए मान लीजिए कि आपको ये ना कुछ भी समझ में नहीं आया, तो सिंपली अब क्या याद रखोगे आप, ऐसे याद रखना, किसी भी ऑब्जेक्ट का मून पे वेट क्या होगा, उस ऑब्जेक्ट का अर्थ पे कितना वेट है, उसमें आप मल्टीप्लाई कर दो 1/6 से, जो वैल्यू आएगा वही होगा उस ऑब्जेक्ट का वेट कहां पे, मून पे। समझे बात को, फिर से समझिए इसको। मतलब यहां पे ये कहा गया किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट मून पे क्या होगा, कैसे पता करेंगे, पहले तो ये पता करो कि उस ऑब्जेक्ट का वेट अर्थ पे कितना है। यदि हमको उस ऑब्जेक्ट का वेट अर्थ पे पता चल गया तो हम क्या कर देंगे, बस उसी में 1/6 से मल्टीप्लाई कर देंगे 1/6 से, तो जो वैल्यू आएगा वही उस ऑब्जेक्ट का वेट हो जाएगा कहां पे, मून पे। कोई दिक्कत इसमें। जैसे एग्जांपल के तौर पे बताते हैं अभी आप, मान लीजिए कि हमारे पास कोई एक ऑब्जेक्ट है जिसका अर्थ पे जो वेट है ना, मान लीजिए 50 न्यूटन है, सपोज कीजिए 50 न्यूटन, और वेट का SI यूनिट किसके जैसा होता है, फोर्स के जैसा, और फोर्स का मतलब न्यूटन। तो कोई ऑब्जेक्ट है, आप इसको समझिए, कनेक्ट कीजिए, कोई ऑब्जेक्ट है जिसका वेट अर्थ पे 50 न्यूटन है, तो बताइए कि उसी ऑब्जेक्ट को जब हम उठा के मून पे रख देंगे तो उस ऑब्जेक्ट का वेट क्या होगा। करना क्या है, ये वेट है किस पे, अर्थ पे, इसी में मल्टीप्लाई कर देना है 1/6 से, जो आंसर आएगा वही आपका उस ऑब्जेक्ट का वेट होगा कहां पे, मून पे। तो यहां पे आपको ना W = mg वाला फॉर्मूला भी लगाने का जरूरत नहीं है, बस आपको क्या मालूम होना चाहिए, उस ऑब्जेक्ट का अर्थ पे वेट मालूम होना चाहिए, तो मून पे तो आराम से निकल जाएगा। अच्छा मान लीजिए, चलो एक थोड़ा सा और आपको बताते हैं, थोड़ा सा और समझाते हैं। ये 1 का कोई मतलब है क्या यहाँ पे, तो सिंपली यहाँ पे आपसे क्या कहा जा रहा है कि 50 न्यूटन में डिवाइड करो 6 से। आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं। चलो मान लीजिए कि मल्टीप्लाई वाला आपको याद नहीं आ रहा है, नहीं याद रखने में पेचीदा लग रहा है, तो सिंपली क्या याद रखना, किसी ऑब्जेक्ट का जो वेट अर्थ पे है उसमें 6 से डिवाइड कर दो बस, तो जितना आंसर आएगा वही उस ऑब्जेक्ट का वेट हो जाएगा मून पे। अच्छा मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट का ना वेट दिया गया मून पे, तो फिर उसका अर्थ पे क्या होगा, मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी कि जब हमारे पास, समझिए ये बहुत गहरा बात हम कहने जा रहे हैं, जब किसी ऑब्जेक्ट का वेट अर्थ पे दिया हुआ रहे, मून पे निकालना हो, तो उस ऑब्जेक्ट के वेट में जो कि अर्थ पे दिया हुआ है उसमें आप 6 से डिवाइड करो। लेकिन मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट का वेट है जो कि मून पे दिया हुआ है, अर्थ पे नहीं दिया हुआ है, और आपसे पूछ रहा है कि अर्थ पे बताओ कितना होगा, तो यहाँ पे डिवाइड नहीं बल्कि 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, चलिए इसी से रिलेटेड ना एक सवाल हम आपके बुक से ले लेते हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट और थोड़ा बेहतर हो जाए। बस इस पूरे राम कथा का जो आपने निचोड़ समझा वो ये निकला कि किसी भी ऑब्जेक्ट का मून पे वेट क्या होगा, कैसे पता करेंगे, पहले तो आप ये पता करो कि उस ऑब्जेक्ट का वेट अर्थ पे कितना है, और अर्थ पे जितना है उसमें 6 से डिवाइड कर दो। मल्टीप्लाई कहना ठीक वर्ड नहीं रहेगा, क्योंकि 1 का मतलब ऊपर में कुछ है नहीं, तो उस ऑब्जेक्ट के वेट में 6 से डिवाइड कर दो, जो आंसर आएगा वही हमारा वेट होगा उस ऑब्जेक्ट का मून पे। बस सिंपल, और इसके अलावा इसमें कुछ नहीं था। लेकिन कभी कभार एग्जाम में ना इस प्रकार का डेरिवेशन भी पूछा जाता है। बताओ कि आखिर कैसे आप बताओगे कि मून और अर्थ के ऊपर कोई ऑब्जेक्ट रहेगा तो उसका वेट किस प्रकार से आएगा, तो 1/6 आएगा, लेकिन कैसे बताओगे आप, इस तरीके से आपको पूरा डिराइव करना पड़ेगा।
ठीक है ना। और इस प्रकार का जब भी सवाल आएगा तो वो कम से कम 5 नंबर में आएगा, क्योंकि बहुत लिखना पड़ता है इसमें, ठीक है। चलो अब एक क्वेश्चन लेकर आपको समझाते हैं, तुरंत आपको समझ में आ जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट पहले ले लीजिए आप लोग। चलिए एक सवाल ना हम आपके बुक से लेते हैं और इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा कि आखिर यह सवाल क्या कहना चाह रहा है आपसे। आपके बुक का क्वेश्चन हम एक लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 9.5। बोलिए तो जरा क्वेश्चन देखिए, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन बोलिए। एन ऑब्जेक्ट weighs 10 Newton when measured on the surface of the earth. when measured on the surface of the earth. Full stop. What would be its What would be its weight when measured on the surface of the moon? when measured on the surface of the moon? हाँ यही क्वेश्चन है। चलिए इस क्वेश्चन को थोड़ा आप समझिए बहुत ध्यान से, ये आपके बुक का क्वेश्चन है। जो हमने अभी बताया वही चीज यहाँ पे कहा गया। क्या कहा गया देखो, एन ऑब्जेक्ट वेज 10 न्यूटन व्हेन मेजर्ड ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। मतलब कि कोई एक ऑब्जेक्ट था जो कि धरती के सरफेस पे रखा हुआ था, जब उसके वेट को मेजर किया गया तो कितना वेट आया, 10 न्यूटन आया, ठीक है। चलिए सॉल्यूशन। और इस ऑब्जेक्ट का वेट कहाँ पे, अर्थ पे कितना है, 10 न्यूटन। कैसे लिखेंगे, W लिख के छोटा सा E दे देंगे। इसका मतलब कि उस ऑब्जेक्ट का जो वेट है वो अर्थ पे कितना है, 10 न्यूटन है। आगे बढ़ते हैं। What would be its weight when measured on the surface of the moon? अब इसी ऑब्जेक्ट को हम उठा के कहां लेके चले गए, मून पे। अब बताइए मून पे इसका वेट क्या होगा। इट मीन्स हमसे पूछा जा रहा है WM का वैल्यू पूछा जा रहा है। और हमने क्या कहा था आपको, किसी भी ऑब्जेक्ट का मून पे वेट क्या होगा, तो सबसे पहले पता करो कि इस ऑब्जेक्ट का वेट अर्थ पे कितना है। अर्थ पे जितना है उससे बस क्या कर दो, उसमें 6 से डिवाइड कर दो। चलिए हमारे पास कितना है बताइए जरा। हाँ तो हमारे पास नाउ वेट हमको निकालना है मून पे, तो क्या करना पड़ेगा, उस ऑब्जेक्ट का जो वेट हमारा किस पे, अर्थ पे कितना था, 10 न्यूटन। इसी में डिवाइड कर दो किससे, 6 से। कितना आएगा आपके पास, 10/6। इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं। तो चलिए 6 से करते हैं 1, 4.024 यानी कि 1.6666 आगे बढ़ता चला जाएगा। तो हम लोग इसको घुमा के 1.67 लिख सकते हैं राउंड ऑफ करके। चलिए तो ये आपका न्यूटन। इट मीन्स इसका मतलब ये हो गया कि उस ऑब्जेक्ट का वेट अर्थ पे 10 न्यूटन था, तो मून पे क्या होगा, कैसे करेंगे, बस 10 से आप डिवाइड कर दो, सिंपल। तो 10 से आपने इसको डिवाइड कर दिया, तो 10 से आपने डिवाइड किया तो आपके सामने आया 1.67 न्यूटन। इट मीन्स उसी ऑब्जेक्ट का जिसका वेट अर्थ पे 10 न्यूटन था, उसी ऑब्जेक्ट का वेट मून पे कितना हो जाएगा, 1.67 न्यूटन हो जाएगा। तो ये हमारा एक शॉर्टकट तरीका हो गया दो अलग अलग जगहों पर ऑब्जेक्ट के वेट को निकालने का, ठीक है। अब यदि सवाल आ जाता है यहाँ पे, चलिए यहाँ पे ना थोड़ा सा आपको हम बता देते हैं। चलो एक क्वेश्चन आप और क्रिएट कर लीजिए, ठीक है। सेम क्वेश्चन रहेगा, बस थोड़ा सा यहाँ पे हम बदल देते हैं, डाटा बदल देते हैं बस। एन ऑब्जेक्ट वेज 10 न्यूटन व्हेन मेजर्ड ऑन द सरफेस ऑफ द मून कर देंगे अब, ठीक है। तो यहाँ पे ना चलो एक क्वेश्चन हम क्रिएट कर देते हैं अपने से। एन ऑब्जेक्ट
with 10 Newton when measured on the सरफेस ऑफ द अर्थ था, तो मून हमने कर दिया। ठीक है, आगे व्हाट वुड बी इट्स वेट when measured on the surface of the अर्थ। मतलब ये हो गया कि आपके पास एक ऑब्जेक्ट है, कहां पे रखा हुआ है वो ऑब्जेक्ट? मून पे रखा हुआ है, और वो ऑब्जेक्ट हमारा मून पे रखा हुआ है। मून पे रखे हुए ऑब्जेक्ट का जब हमने वेट नापा तो हमारे पास आया कितना? 10 न्यूटन। इट मीन्स इसका सॉल्यूशन, चलिए यहाँ पे बना देते हैं, जरा आप ध्यान से समझ जाइएगा। यहाँ पे बना देते हैं, ठीक है ना। तो हमने जब उसको नापा तो कितना आया? 10 न्यूटन आया। मतलब कि कोई एक ऑब्जेक्ट है जो कि मून के सरफेस पे रखा हुआ है, उस ऑब्जेक्ट के वेट को जब हमने मेजर किया तो हमारे पास 10 न्यूटन आया। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट का वेट है मून पे, हमको निकालना कहां पे है? तो बताओ, यदि उस ऑब्जेक्ट का वेट मून पे 10 न्यूटन है तो उसी ऑब्जेक्ट को हम उठा के जब धरती पे लेकर आ जाएंगे तो उस ऑब्जेक्ट का वेट कितना हो जाएगा? तो जब भी हमारा सवाल थोड़ा सा इस प्रकार का आ जाए तो इसमें आपने डिवाइड किया था, इसमें आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हमारा क्या हो जाएगा, यही पता करना है। 9 तो ये कितना है भाई? WM कितना है? 10 न्यूटन है। इसी में आप क्या कर दो, आप 6 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा? 60 न्यूटन। इट मीन्स वो जो हमारा ऑब्जेक्ट है जिसका मून पे वेट 10 न्यूटन है, उसी को उठा के जब हम धरती पे लेकर आ जाएंगे यानी कि अर्थ पे, तो उसी ऑब्जेक्ट का वेट हमारा 60 न्यूटन हो जाएगा। कोई दिक्कत इसमें? चलिए, इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से और इसको अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा। तो आज के क्लास से हमने ना बहुत इंपॉर्टेंट चीजों को समझा है। हालांकि ये कहने में तो बहुत आसान कॉन्सेप्ट था आज हमारा, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट भी था। तो आज से क्लास का जो निचोड़ है वो हम एक लाइन में आपको बता देते हैं। वो ये निकला कि यदि किसी ऑब्जेक्ट का आपको वेट निकालना हो कहां पे? मून पे, तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? उस ऑब्जेक्ट का वेट पता करना पड़ेगा अर्थ पे। आपको पता नहीं करना, बेसिकली क्वेश्चन में दिया हुआ रहता है ना, जैसे किसमें हमारा दिया हुआ था। तो उस ऑब्जेक्ट का वेट जितना भी धरती पे है उसमें 6 से आप डिवाइड कर दो तो आपको मून पे उस ऑब्जेक्ट का वेट कितना होगा पता चल जाएगा। अब इसी सवाल को घुमा के कैसे दे सकता है? किसी ऑब्जेक्ट का वेट आपको मून पे ही दे देगा, बोलेगा अर्थ पे कितना है, तो क्या करेंगे? जो ऑब्जेक्ट का वेट हमारा मून पे दिया गया है उसी में 6 से डिवाइड करेंगे या मल्टीप्लाई आप करेंगे? अब मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो उस ऑब्जेक्ट का वेट हमको अर्थ पे मिल जाएगा। ठीक है, मतलब ये हो गया, जब धरती पे दिया हुआ रहे मून पे पूछे तो डिवाइड करेंगे, और जब मून पे दिया हुआ रहे धरती पे पूछे तो मल्टीप्लाई करेंगे। बस सिंपल सा। तो आज का क्लास हमारा यहीं पे कंप्लीट होता है। अगले वाले क्लास में हम लोग शुरू करेंगे बिल्कुल अपना एक नया और फ्रेश टॉपिक का नाम होगा आपका थ्रस्ट एंड प्रेशर। बिल्कुल एक नया टॉपिक है। चलिए, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।